Are you prepared to face the depths of human cruelty? This is the story of Junko Furuta, a young girl whose life was tragically cut short by unspeakable acts. Stay with us as we uncover the dark and painful journey she endured. मुझे मरने दो। ये शब्द फटे होंठों और गले में अटकी सिसकियों से निकले। 16 साल की जून को फुरुता की दर्द भरी फुसफुसाहट थी। वो उस नर्क से मुक्ति की भीख मांग रही थी जो उस पर 40 दिनों तक थोपी गई थी। 40 दिनों की अकल्पनीय क्रूरता जिसने जापान को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है जुनको फुरुता की, एक ऐसी कहानी जो हमें इंसानी क्रूरता की गहराइयों का सामना करने पर मजबूर करती है। ये नवंबर 1988 में शुरू हुई टोक्यो के एक शांत उपनगर में, जहां जुनको एक होनहार और हंसमुख हाई स्कूल की छात्रा अपनी जवानी के सपनों से भरी जिंदगी जी रही थी। 25 नवंबर 1988 जुनको के लिए किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। यशियो मिनामी हाई स्कूल की एक मेहनती छात्रा, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करती थी। उसे क्या पता था कि 4 लड़के हिरोशी मियानो, जो ओगुरा, शिंजी मिनाटो और यासुशी वतनबे उसके घर जाने वाले रास्ते के पास ही घात लगाए बैठे हैं। वो इधर उधर गाड़ी चला रहे थे। उनके विकृत दिमाग किसी शिकार की तलाश में थे। जैसे ही जून को अपनी साइकिल से गुजरी, उसका दिमाग होमवर्क और आने वाली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के ख्यालों में खोया हुआ था। मियानो की नजर उस पर पड़ी। बाद में उसने कबूल किया कि वो उसकी मासूमियत थी जिसने उन्हें आकर्षित किया। वो महज एक निशाना थी, उनके मनोरंजन के लिए एक वस्तु। उसे क्या पता था कि ये अचानक हुई मुलाकात उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगी। मियानो झूठे साहस से भरा हुआ जुनको के पास पहुंचा। उसने रास्ता पूछने का नाटक किया ताकि उसे कोई शक न हो। जैसे ही वो रुकी, बाकी लड़कों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक ने उसकी साइकिल पर लात मारी, जिससे वो फुटपाथ पर गिर गई। इससे पहले कि वो चिल्ला पाती, उन्होंने उसे पकड़ लिया और दस्ताने पहने एक हाथ से उसका मुंह ढक दिया। उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा। इसके बाद उसे एक परित्यक्त घर में बंद कर दिया गया, जहां उसके साथ लगातार अत्याचार किए गए। उसे भूखा रखा गया, जलाया गया और कई बार बलात्कार किया गया। 44 दिनों तक जुनको ने असहनीय पीड़ा सही, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। उसकी कहानी ने पूरे जापान को झकझोर कर रख दिया और उसकी याद में कई स्मारक बनाए गए। इसके बाद जो हुआ वो क्रूरता की एक भयानक खाई में गिरने जैसा था। 40 दिनों तक जुनको को मिनाटो के घर में बंदी बनाकर रखा गया, एक ऐसी जगह जो अकल्पनीय पीड़ा का पर्याय बन गई। वो लड़के जो अपने कृत्यों की गंभीरता को समझने के लिए भी बहुत छोटे थे, उन्होंने जुनको के साथ एक खिलौने जैसा व्यवहार किया। उन्होंने उसके साथ अकल्पनीय यौन हिंसा की। मारपीट रोज का काम बन गया था। दर्द देने के लिए गोल्फ क्लब्स, लोहे की रॉड और डंबल का इस्तेमाल किया जाता था। सिगरेट, लाइटर और यहां तक कि पटाखों से होने वाले जले के निशान उसके युवा शरीर पर अत्याचार के निशान बन गए थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, जुनको की आत्मा हालांकि टूटी और पस्त थी, पर पूरी तरह से बुझने से इनकार कर रही थी। वो जिंदगी से चिपकी हुई थी, शायद किसी चमत्कार की उम्मीद में। शारीरिक यातना उनकी क्रूरता का सिर्फ एक पहलू थी। उन्होंने जुनको को उसके माता पिता को फोन करने के लिए मजबूर किया, ये दिखावा करते हुए कि वो भाग गई है, और इस तरह उसके मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न को और गहरा कर दिया। अपनी आपबीती के सबसे अंधेरे दौर में जुनको की आत्मा टिमटिमाई। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, उस जीवित नरक से बचने का मौका जिसमें वह फंसी हुई थी। एक दिन जब उसके अपहरणकर्ता विचलित हुए, तो वह अपने घायल शरीर को घसीटते हुए एक डिस्कनेक्टेड फोन तक ले जाने में कामयाब रही। कांपते हाथों से उसने आपातकालीन नंबर डायल किया। उसका दिल डर और उम्मीद के मिश्रण से तेज हो रहा था। दूसरी तरफ ऑपरेटर ने सुना, क्योंकि जून को उसकी आवाज दिनों के दुर्व्यवहार से कमजोर और कर्कश थी। उसने फुसफुसाते हुए अपना स्थान बताया। उसने मदद की गुहार लगाई। उसके शब्द हताशा और आशा का मिश्रण थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके अपहरणकर्ताओं ने फोन की घंटी बजने से सतर्क होकर
आजादी के उसके प्रयास का पता लगा लिया। प्रतिशोध तेज और क्रूर था। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा। उसके विद्रोह से उनका गुस्सा और बढ़ गया। फोन यातना का एक साधन बन गया, जिसका इस्तेमाल उसके पहले से ही टूटे हुए शरीर पर और दर्द देने के लिए किया जाता था। उसकी आंखों में कुछ देर के लिए झिलमिलाती उम्मीद की किरण बुझ गई। उसकी जगह निराशा की एक सिहरन पैदा हो गई। झुनको की आत्मा, हालांकि पस्त और टूटी हुई थी, किसी तरह जिंदगी से चिपकी हुई थी। 4 जनवरी 1989 को झुनको फुरुता की 40 दिनों की आपबीती का अंत हो गया। हालांकि यह बचाव या हस्तक्षेप के माध्यम से नहीं, बल्कि अकल्पनीय क्रूरता के एक ऐसे कृत्य के माध्यम से हुआ जिसने उसकी पीड़ा की पराकाष्ठा को चिह्नित किया। उसका घायल शरीर, अकथनीय यातना के निशान, टोक्यो के कोटो में एक लैंडफिल में कंक्रीट से भरे ड्रम में बंद मिला। इस खोज ने पूरे जापान में सदमे की लहरें भेज दी। मामले का विवरण प्रेस में लीक हो गया। इतना भयावह था, इतना भ्रष्ट था कि इसने राष्ट्र को हिलाकर रख दिया। जनता गुस्से में थी, झुनको के लिए न्याय की मांग कर रही थी और सवाल कर रही थी कि इतना भयावह अपराध इतने लंबे समय तक कैसे छिपा रहा। 4 लड़के, उनका आतंक का राज आखिरकार खत्म हो गया, गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि अदालतों ने उनकी पहचान गुप्त रखी, जापान के किशोर अपराध कानूनों द्वारा संरक्षित। इससे जनता का गुस्सा और भड़क गया। इसके बाद का मुकदमा एक मीडिया तमाशा था, जिसमें झुनको की आपबीती का हर विवरण अखबारों और टेलीविजन स्क्रीन पर छाया हुआ था। राष्ट्र ने डरावनी और अविश्वास में देखा, क्योंकि लड़कों ने, उनके चेहरे धुंधले थे, अपने कार्यों के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया। वे मजाक करते थे, हंसते थे और अपने जघन्य अपराधों की जिम्मेदारी स्वीकार करने की तुलना में सजा से बचने के बारे में अधिक चिंतित लगते थे। मुकदमा समाप्त हो गया, लेकिन कई लोगों के लिए अन्याय की भावना बनी रही। चारों अपराधियों को उनके खिलाफ भारी सबूतों और जनता के आक्रोश के बावजूद ऐसी सजा मिली जिसे कई लोगों ने चौंकाने वाली उदारता माना। नाबालिग के रूप में उनकी स्थिति अदालती कार्यवाही के साथ, जिसमें उनके अपराधों की गंभीरता पर उनके पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया, ने जनता के आक्रोश को हवा दी। सरगना हिरोशी मियानो को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अन्य को 4 से 10 साल की सजा मिली। जापान, एक ऐसा राष्ट्र जिसे अपनी कम अपराध दर और सामाजिक व्यवस्था पर गर्व था, मामले के निहितार्थों से जूझ रहा था। जनता ने सवाल किया, क्या अपराध की बर्बरता को देखते हुए ये सजाएं काफी थीं? झुनको फुरुता मामला जापान की किशोर न्याय प्रणाली की आलोचना के लिए एक बहाना बन गया। आलोचकों ने तर्क दिया कि प्रणाली नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के अपने प्रयास में अक्सर पीड़ितों को न्याय दिलाने में विफल रही। सजाओं की नरमी ने एक खतरनाक संदेश दिया, जिसका अर्थ है कि उम्र सबसे भयावह अपराधों के लिए भी जवाबदेही के खिलाफ ढाल हो सकती है। झुनको फुरुता की कहानी उस अंधेरे की एक कठोर याद दिलाती है जो इंसान के दिल में रह सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने समाज के बारे में, अपनी प्रणालियों की विफलताओं के बारे में और निगरानी और सुधार की निरंतर आवश्यकता के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। उसके 40 दिनों का कष्ट जीवन की नाजुकता और अनियंत्रित क्रूरता के विनाशकारी परिणामों की एक भयावह याद दिलाता है। हालांकि झुनको का जीवन दुखद रूप से छोटा कर दिया गया था, लेकिन उसकी कहानी गूंजती रहती है, जो बदलाव के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। इसने जापान में एक राष्ट्रीय बातचीत छेड़ दी, किशोर न्याय प्रणाली के पुनर्मूल्यांकन के लिए मजबूर किया और युवा अपराधियों के लिए अधिक जवाबदेही का आह्वान किया। उनका मामला कानूनी सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बना हुआ है, एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाता है जो निर्दोषों की रक्षा करे और पीड़ितों को न्याय दिलाए। हालांकि झुनको की कहानी सिर्फ एक न्याय व्यवस्था की विफलताओं के बारे में नहीं है, यह स्मरण के महत्व के बारे में भी है। यह उसकी स्मृति को जीवित रखने के बारे में है, न केवल एक पीड़ित के रूप में, बल्कि ताकत और लचीलापन के प्रतीक के रूप में। झुनको की विरासत दर्द की है, लेकिन आशा की भी।
उनकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमें एक न्याय संगत और दयालु दुनिया के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करना चाहिए। एक ऐसी दुनिया जहां निर्दोष पीड़ितों की दलीलों को सुना जाए, नजरअंदाज न किया जाए। एक ऐसी दुनिया जहां झून को जैसी त्रासदी कभी न दोहराई जाए। यदि आप इस तरह की और जानकारीपूर्ण सामग्री चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।